स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम पहुंच गए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हम कर रहे थे, कुछ सवाल शायद बाकी रह गए थे। मैंने कहा था मैं आज की क्लास में आपको कराऊंगा और फिर जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही, हमने इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस करके देखी थी कुछ, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि कुछ प्रोग्रेशंस होती हैं जो इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं। सही है, और जब वो इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं तो उनका सम टू इन्फिनिटी पॉसिबल होता है। सही, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने सीख लिया था a/1 - r। सही। अच्छा, पहले जो है मैं आपको ये वाला सवाल देखते हैं। सही है, अब मिक्स है, सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कराना, आपने डिटरमिन करना है कि भाई ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है। सही है। सवाल कहता है सवाल है, साइक्लिस्ट कंप्लीट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस चैरिटी इवेंट अक्रॉस अफ्रीका। The total distance is 3050 kilometers. He starts on May 1st and cycles 200 kilometers on that day. On each subsequent day, he reduces the distance cycled by 5 kilometers. How far will he travel on May 15th? तो कैसी प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है? एरिथमेटिक, हर दफ़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 किलोमीटर्स का आ रहा है। तो मुझे बताओ कि एरिथमेटिक है तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 200। सही है, पहले दिन 200 चलाना है उसको। फिर कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए इब्राहिम? सवाल ये 5 - 5। सही है, इंपॉर्टेंट बात। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आपने +5 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो 4 में से 5 में से 1 मिलेगा शायद। सही है, वो क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा ना एरर आपका, तो हर आंसर गलत आ रहा होगा फिर पूरे 5 मार्क्स में। सही है, तो इम्पोर्टेंट बात कि रिड्यूस कह रहा है तो भाई डी जो होना चाहिए वो -5 होना चाहिए। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे पहली दफ़ा में मैं पूछ रहा हूँ टर्म नंबर 15 निकालो। हमने सीखा था ये कितनी होती है, a+14d। a+14d इज 200 + 14 टाइम्स -5। ओके, कितना हो गया ये? पेज पूछ रहे हो तुम? 115 है। ये कितनी बन रही है? सॉरी, 130 ओके। यानी 15th मई को कितना चलाएगा? 130 किलोमीटर जो है वो चला रहा होगा भाई साइकिल पे। नहीं, ए लेवल मैथ में इतना मैटर नहीं करता। सही है, लेकिन आइडियली तुम्हें लिखने चाहिए। सही है, मैटर नहीं करता लेकिन लिख देने चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, ऑन व्हाट डेट विल ही फिनिश द इवेंट? सही है, तो अगला में बता रहा है कि सर उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। क्वेश्चन कहता है द टोटल डिस्टेंस इज 3050 किलोमीटर। तो सम कितना आना चाहिए? सम जो आना चाहिए वो 3050। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 d। तो देखो अगर हमने d गलत निकाला होगा ना तो ये सारा गलत हो रहा होगा। n सही लगा दिया मैं, n पता करना है मुझे, a सही लगा दिया मैंने और मैंने d भी सही लगा दिया भाई। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ,
आगे क्या हो जाएगा 405n minus 5n square equals to 6100. 5n square minus 405n plus 6100. भाई ये कैलकुलेटर पे लगा के सॉल्व कर लूं? फाइव 61 एंड 20। तो मुझे बता n के दो आंसर आ रहे हैं, 20 और एक 61। सवाल उसने ये पूछा था कि ऑन व्हाट डेट विल द इवेंट फिनिश। क्या बताएंगे भाई? क्यों? एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम पहले? मैं सबको राइट साइड पे लाया हूँ इब्राहिम, सही है? मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बनाया है। तुम बता रहे हो फर्स्ट 61 ना, क्यों 20 क्यों नहीं? लेकिन फर्स्ट मैं टोटल जमा कर रहा हूँ ना, हर रोज मिला के सारे 3100 बनने चाहिए और 33,050 बनने चाहिए। तो पहले दिन 200, अगले दिन 195, तो वैसे तो 5 दिन में ही 1000 किलोमीटर तो हो गए होंगे। तो लॉजिकल तो लगता है कि 20 हो जाना चाहिए, है ना? जमा कर रहा हूँ मैं किलोमीटर्स, सही है? ये नहीं कि एक दिन में 3050 नहीं चलाने, चल भी नहीं सकते। कम कर रहे हो तो 3050 तक तो नहीं पहुंचोगे, मैं सम 3050 बनाने। तो आंसर 20 है 61, ये लॉजिकली मुझे सोच के बताएं। अभी तो दोनों आंसर आ रहे हैं, पिछले सारे फर्स्ट क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जिसमें एक एन पॉजिटिव आता था एक नेगेटिव आता था, तुम कहते थे नेगेटिव वाला तो निकाल दो, नहीं हो सकता, है ना? यहाँ पे आके फंस गई कहानी कि भाई कौन सा आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए अर्दिल? क्यों? सवाल ये क्यों? अब एग्जाम में तुम कैसे डिटरमिन करो? हाँ देखिए इवेंट चल रहा है ना, कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है? 3050। अब 3050 किलोमीटर ट्रैवल करना है, फॉर्मूला तुम्हें ये बता रहा है जब 20 दिन का सम निकालते हो तो 3050 हो जाता है लाइव, तो यानी इवेंट रुक जाएगा ना, यानी इवेंट 20वें दिन के आगे होगा ही नहीं, आप चाहे साइकिल चलाते रहें, है ना? इवेंट तो खत्म हो गया ना, आपने 3050 किलोमीटर आप रेस जीत के खत्म हो गई ना रेस। अब क्या? हाँ तो अब एलाई ने जो है वो टर्म निकाली, उसने कहा टर्म नंबर 61 जो है वो -105 है, यानी वो उल्टा चलाने लगे साइकिल, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब ये दो आंसर दे क्यों रहा है वो भी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। पहली बात यह है कि भाई 20 को इवेंट खत्म हो गया तो आंसर जो है वो 20 हो जाना चाहिए ना। तो हम फर्स्ट कहोगे कि 20th मई को इवेंट खत्म हो जाता है, 20th मई को मैंने कवर कर लिया, मुझे उससे आगे साइकिल चलाने की जरूरत नहीं। अब देखिए बात यह होती है कि चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी और वो सारी आपके पास है, सही है, यू स्टिल नीड टू नो कि भाई आंसर क्या आना है, सही। अब फॉर्मूला ने तो आपको दो आंसर, आप कह सकते हैं कि सर कैलकुलेटर दो आंसर बता रहे, क्योंकि कैलकुलेटर को नहीं पता कि 20 में को रुक जाना है भाई, वो आपको आगे तक लेके जा रहे हैं। आपको पता है, आप जब आप CS में कोडिंग भी कर रहे होते हैं तो आपने उसको एक लिमिट देनी होती है ना, इससे आगे प्रोसेस नहीं करना भाई, डेट्स को नंबर्स को वट एवर द केस में, तो आपने बताना है, सही। क्यों हो रहा है वो 61, उसकी कहानी सुने, इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने स्टार्ट किया पहले दिन 200 से, अगले दिन चलाई 195, फिर चलाई 180, जीरो नहीं, जीरो कहीं बीच में आ जाएगा, एक मिनट रुको, सही है। टर्म नंबर 15 अभी आपने मुझे निकाल के बताई थी 130, सही है। टर्म नंबर 20 अगर मैं आपके सामने निकालूं तो टर्म नंबर 20 मेरे हिसाब से आती है 105, सही है। अब वैसे तो इन सब का सम निकालें तो ये बनता है 3050। फॉर्मूला ने क्या किया, फॉर्मूला को पता नहीं था यहाँ पे रुक जाना है, तो उसने आगे 61 तक टर्म्स निकाल दी। उसने फर्स्ट कौन कौन सी टर्म निकाली, उसने 100 भी निकाली, उसने 95 भी निकाली, उसने 90 भी निकाली, वो 0 पे भी पहुंचा
और जब वो 61 वाली टर्म पे पहुंचा तो क्या हो रहा था, -105 आ रहा था। अब सम को क्या हो रहा है, टर्म नंबर 20 तक तो सम 3050 हो गया, अगर मैं उसके आगे एक और टर्म अर्दल ऐड कर दूं तो 3150 हो जाता है, यानी सम ग्रो करना शुरू करता है, सही, 0 तक ग्रो करता रहता है, फिर वो सब्ट्रैक्ट होना भी शुरू होता है। तो सम जो है वो यूं इंक्रीज कर रहा है, 3050 से आगे भी बढ़ रहा है, तो बाद में डिक्रीज भी कर रहा है, तो एक और दफा 3050 भी आता है। वो कब आता है, टर्म नंबर 61 पे। तो फॉर्मूला कह रहा है कि भाई सम आप 61 टर्म्स का निकालें तो भी 3050 है, सम आप 20 टर्म्स का निकालें तो भी 3050 है, लेकिन आपको पता है कि 20 के आगे साइकिल ही नहीं चलानी भाई, और नेगेटिव तो साइकिल बिल्कुल भी नहीं चलानी है ना, पीछे तो नहीं चला सकते, सही। तो आपने फॉर्मूला को बताना है कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, तो आपने रोक लिया उसको 21 पे, आपने कहा दिस इज डिस्कार्डेड। ओके, सो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए मैथ काम कैसे कर रही है। सब कुछ कंप्यूटर नहीं कर सकता, सब कुछ कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, इसीलिए हम सीखते हैं क्लासेस में। तो आपने बहुत सारी कहानियां वीडियोस सुनी होंगी ना कि पढ़ाई बहुत रेलेवेंट होती जा रही है, सारी जॉब्स एआई करेगा, नहीं कर सकता वो अभी, सही है। व्हाइल इट मे बी वेरी इंटेलिजेंट, इट्स नॉट एज इंटेलिजेंट। मैं आपको व्हेन चैट जीपीटी केम इन, वो एक हमारा टॉपिक होता है S1 का, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसका गलत आंसर देता है हमेशा। अभी भी मैं आपको आपके पास पेपर कोई क्वेश्चन उठा के उसको फीड करूंगा, गलत आंसर देगा, बिकॉज राइट नाउ इट हैज इट्स लिमिट्स, अभी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें ठीक भी बताएगा, सही है। अभी मैंने उससे वो सैट की इंग्लिश का एक आंसर पूछा था, उसने सही बताया मुझे, सही। हाँ, वो आई एम टेलिंग, अभी देखो इट वर्क्स ऑन डेटा। तो अगर तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन जो है ना वो कहीं इंटरनेट पे सही सॉल्व हुआ हुआ होगा ना, तो वो सही लगा देगा, हाँ सही है, वो वहां से तुम्हें पिक करके आंसर बता, क्योंकि उसके अंदर सारी ट्रेनिंग हुई हुई है इसकी, सही है। फॉर क्वेश्चंस इट हैज नॉट बीन ट्रेन्ड ऑन, इट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू आंसर दोस, लिमिट्स हैं उसकी अपनी, सही है। लेकिन देखो ना, ये क्वेश्चन हो तो मैं सॉल्व करके देगा, आई डोंट नो, विल ट्राई डूइंग इट लेटर ऑन जब हमें टाइम मिलेगा। लेट्स सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है नहीं, अभी इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, रुको मैं ट्राई करता हूँ। इफ आई थिंक आई कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, चैट जीपीटी को कहते हैं। ओके, आज एक एक्सपेरिमेंट भी है ना, तो भाई मैं देख रहा हूँ जीपीटी सॉल्व करता है या नहीं करता। सॉल्व पार्ट ए। ये देखो उसने, इफ आई शो यू द आंसर, उसने गलत आंसर दिया, उसने 61 आंसर दिया। वो कह रहे हैं सिंस वी आर लुकिंग फॉर द डेट व्हेन द साइक्लिक फिनिशेस वी टेक द लार्जर वैल्यू, ऑल्दो इट्स इनकरेक्ट। आपको पता है ना, अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया ना कि 61 तो आंसर हो ही नहीं सकता, सी इट्स रॉन्ग। मैं उसको क्वेश्चन दिया पूरा टाइप, पूरा वो फोटो लेके दी, उसने गलत सॉल्व किया। ओके, सो सी द लिमिट्स, सही है, टेक्नोलॉजी अपनी लिमिट्स पे, सही है, आपने उसको एनहांस करना है, इसीलिए अभी फोकस जो है ना वो सीखने पे होना चाहिए, हर चीज़ नहीं कर सकता वो। ओके, तो मेरी ज़रूरत अभी भी है दुनिया में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, a geometric progression is such that
The third term is 8 times the sixth term, and the sum of the first 6 terms is 31.5. Find the find the फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। सही है, तो मैं अपनी इक्वेशंस बनाना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करिए। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या क्या लिखूंगा बताएं। थर्ड टर्म इज 8 टाइम्स द सिक्स टर्म। क्या लिखना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? AR² 8 टाइम्स AR5। सही है, एक्सेलेंट। थर्ड टर्म इज 8 टाइम्स द सिक्स टर्म। सही है, एक इक्वेशन बन गई। कुछ हो भी रहा है इसमें सॉल्व, और उसने कहा सम ऑफ सिक्स टर्म्स इज 31.5। तो दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन है, मैं शायद ढूंढ ही पाऊँ। मैं करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये बन रहा है AR² डिवाइडेड बाई AR⁵ इक्वल्स टू 8। ए कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी पावर कैंसिल हो रही है। 3 1/R⁵ इक्वल्स टू 8। तो R⁵ कितनी हो जाएगी? 1/8। क्यूब रूट ऑफ 1/8 gives me 1/2। सही है। सम का फॉर्मूला क्या होता था? याद दिला देता हूं मैं। A1 - R⁵/1 R की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, टाइप करना ज्यादा आसान होता है 0.5 को, तो 0.5 पावर कितनी टर्म्स थी? 6 ना? सही है ना? क्यूब रूट ऑफ 1/8। सही है, 1/8 है ना? सही है। इसको सॉल्व करें। ए की वैल्यू मुझे बताएं क्या आ रही है। ए की वैल्यू अगर इसका चार्जर लगा कितना आ रहा है ये? $16। सही है, तो पार्ट ए का आंसर 1 का आंसर हो गया 16। दूसरे में पूछा सम टू इन्फिनिटी, वो तो इजी बात है, A/1 - R। सही है। चलें आगे।
ओके, आई वांट यू टू नाउ लुक एट, इस पे आते हैं एग्जांपल 19 पे, पेज 113। इसमें इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ें सिखानी है तो लास्ट क्लास में रह गई थी। ये कहते हैं द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ consecutive terms of a geometric progression are 2k, 3k, and 3 plus, sorry, 2k plus 3, k plus 6 and k, giving all terms of the geometric progression, given that all terms of the geometric progression are positive, calculate the value of the constant k। सही है, पहला पार्ट ये है। अब जनरली हमें जब नज़र आता है इब्राहिम के हमें टर्म्स मेंशन किए हुए हैं तो हम फौरन से सोचने लगते हैं ए आर स्क्वायर और उस तरह की टर्म्स सोचने लगते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। सही है, अभी एक मिनट इसको लिखना नहीं, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। सही है, मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर उसी तरीके से टिपिकल तरीके से सॉल्व करते रहेंगे तो ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो है वो फंस जाता है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है अभी मैं वो भी बताऊंगा। सही है, मैंने कहा कि ये क्या क्या दिए हुए हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो टेक्निकली तो मुझे यूं लिखना चाहिए। सही है, अभी लिखना नहीं क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा इसको। अब क्या हो गया है, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं। टेक्निकली मैथमेटिकली तो ये सॉल्व हो जाने चाहिए आपस में, और नज़र भी आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन निकालूं, सही है, और इसको फिर दोनों जगहों पे लगा दूं तो सॉल्व तो बिल्कुल होना शुरू हो जाएगा ये। सही है, यहाँ पे भी लगा दिया एक ही जगह, क्या लगा दिया, k ओवर r पावर 4। लेकिन नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है कि दोनों साइड पे k भी आ रहा है, दोनों साइड पे r भी आ रहा है। दो इक्वेशंस तो बिल्कुल निकल आई हैं जिनमें k और r अननोन है। मैं टेक्निकली इनको सॉल्व करूं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। सही, बट इब्राहिम मैंने सोल्यूशन तो स्टार्ट तो सही किया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सॉल्व भी हो जाएगा, पर एट द एंड ऑफ द डे कि अगर 3 मार्क का सवाल है तो इसमें मुझे अगर 10 मिनट लग जाए तो गलत है फिर। सही है, मैंने गलती क्या की है अर्दिल कि पहले क्वेश्चन में एक अननोन था, मैंने दो नए अननोन खुद इंट्रोड्यूस कर दिए, तो मैंने तो खुद ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी, है ना। जब ऐसे क्वेश्चंस हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जिनमें एग्जिस्टिंग एक अननोन आपको नजर आ रहा हो, तो उधर हम इलाही क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉमन रेशियो का आइडिया। कॉमन रेशियो का क्या आइडिया था कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड किया जाए तो कॉमन रेशियो आ जाया करता है। यानी क्या मैं तुम्हें कह सकता हूं कि अगर तुम्हें यहाँ पे r के लिए कोई कैलकुलेशन करनी है तो तुम फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म कर लो, या फिर तुम क्या कर लो, फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म कर लो। तो देखो यहाँ पे खुद ही एक इक्वेशन बन गई ना। सही इब्राहिम, एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें सिर्फ एक अननोन है, क्या, के। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? सही है, सिर्फ इसके इक्वल्स टू के बाद दोनों साइड्स को देख लें तो k प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k प्लस 6 इंटू k प्लस 6 और k इंटू 2k+3। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन में, अननोन्स को कम रखना। मैंने a और r इंट्रोड्यूस किए बगैर एक इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश की, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद रखिएगा कि यही करना चाहिए हमें। अब आगे जाके कभी वो अननोन थीटा होगा, कभी वो a होगा, कभी वो इस तरह k देगा या कोई और देगा, तो आपने क्या आइडिया यूज करना है, कॉमन रेशियो का आइडिया यूज करना है। एरिथमेटिक में इतना मसला नहीं होता। क्यों मसला नहीं होता? क्योंकि वहां पे वैसे ही वो a प्लस समथिंग डी होती है, वो लिनियर इक्वेशन नहीं होती है। यहाँ पे स्क्वायर्स, क्यूब्स, पावर 4 सब आ सकते हैं ना। सही है, तो ज्योमेट्रिक में ये ज्यादा मसला होता है। मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खुलेगा k² + 6k + 6k + 36, 2k² + 3k, k² + 12k + 36।
भाई मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट साइड पे लाके। सही है, 2k² माइनस k² हो गया, 3k माइनस 12k हो गया और माइनस 36 हो गया। सही है, फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा और 12 और -3 कौन सा एक्सेप्टेबल आंसर है? क्यों? क्योंकि उसने कहा वे ऑल टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव। सही है, तो पॉजिटिव है सारी वैल्यूज, तो हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया भाई। सही है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सम टू इन्फिनिटी, क्या फॉर्मूला होता है सम टू इन्फिनिटी का? a/1 - r, ऐसा ही होता है। अब a है नहीं, r भी नहीं है अभी, पहले क्या आसानी से निकल सकता है? r, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी आपने लिखा था मेरे लिए, आएगा था k/k+6 है ना। सो 12 + 12 + 6 इज 2/3, तो r आ गया भाई। a कैसे आएगा? a कैसे आएगा? किसी भी एक टर्म को उठा लोगे तो तुमने कौन सी टर्म, थर्ड टर्म तुम कह रहे हो, तो थर्ड टर्म है ar² = 2k+3, तो r⁻², k की वैल्यू 12 है, तो तुमने लगा दी। वैसे अर्जल सबसे आसान कौन सी होती है? आखिरी वाली, क्योंकि उसमें सिर्फ k लिखा हुआ है। सही है, कितनी बन रही है कोई कैलकुलेट करके बताएं? 27 × 9 नहीं, 27 × 9 / 4। 60.7, तो सम टू इन्फिनिटी बनेगा 60.75 182.25। सही, चेक कर लेना कैलकुलेशंस। ले जाएं आपको अगले उसमें क्वेश्चन पे। 6 मार्क्स का है, ट्राई करके देखो, ट्राई करो खुद से। अच्छा, इसमें सम का फॉर्मूला बस नहीं लगाना, टर्म्स को इंडिविजुअली देखना। सही है, करो ट्राई करो, फिर मैं करके दिखाता हूँ।
आया आंसर? स्टार्ट तो ऐसे होगा, सही है इब्राहिम। सम के फॉर्मूलाज नहीं लगाने, क्यों नहीं लगाने? क्योंकि एक तो दो दो टर्म है, फिर जब मैंने कहा ना सेकंड एंड थर्ड टर्म का सम, तो हमारा जो सम का फॉर्मूला है वो हमेशा फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करता है, उसको नहीं पता कि सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है, सही है। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है, ओके। अगर वो फॉर्मूला भी लगा लोगे तो आई थिंक पहले उसमें मसला होगा, पहला वाला तो चल जाएगा, दूसरे वाली इक्वेशन में मसला होगा। अब दो अननोन्स है, होना तो साइमल्टेनियस चाहिए। एलिमिनेशन हो रही है, देखो जहाँ टर्म्स ये वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो होता वो सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा है, सही है। एलिमिनेशन से करूँगा तो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी मुझे करना पड़ेगा, सही है। जस्ट टू अवॉइड दैट मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन करना ज़्यादा आसान है। एक ही जगह क्या लिखा जा सकता है, 50/1 + r। मैंने सब्स्टिट्यूशन बना ली एक, सही। अब एक ही जगह लिख दो 50/1 + r। सही है बॉस। फिर क्या बनेगा, 50r over 1 + r, 50r स्क्वायर ओवर 1 + r। डिनोमिनेटर तो सेम ही आ रहा है, यानी कॉमन डिनोमिनेटर यूं करके लिख सकते हैं, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर बताएगा क्या आ रहा है कैलकुलेटर से। 3/5 एंड -1। कौन सा वाला लेना चाहिए भाई, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, कौन सा वाला आंसर? पॉजिटिव वाला क्यों? तो ये एक बात ही है, सही है। लेकिन तुम याद करो इलाही, हमने सम टू इन्फिनिटी के लिए एक लिमिटेशन लिखी थी, क्या लिखी थी? लेट्स गो बैक। कहाँ लिखे हैं? ये लिखी ना, व्हेन r इज बिटवीन -1 एंड 1। तो एग्जैक्टली -1 नहीं हो सकता, सही है। सम टू इन्फिनिटी काम नहीं करेगा अगर -1 लोगे तो दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। इसके लिए पहले ए निकालना पड़ेगा। ए क्या था, 50/1 + r। ये कितना आ रहा है, 250/8। ये आ रहा है। किसी ने ए की कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज। और ये कितना है, 0.10। सही है भाई, क्या तक समझ आ गया? अब एक और क्वेश्चन कराना है मुझे। ये वाला आसान है, ये होमवर्क के साथ कर लेना अटेम्प्ट, ओके। कोई एग्जाम्पल्स रह जाएगा तो प्लीज़ उसको होमवर्क के साथ अटेम्प्ट कर लिया करो। सही, कुछ ना 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 हो सही तो फिर मुझसे पूछ लेना, सही है। उसमें यूजुअली पास पेपर का भी रेफरेंस लिखा हुआ होता है, यू कैन ओपन अप द मार्किंग स्कीम एंड सी द आंसर।
ओके अच्छा, ये होमवर्क में भी ये वाले सवाल आएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं, इनको भी छोड़ देना है, सही है। स्किप ट्रिग्नोमेट्री, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, फिर हम देख लेंगे। अच्छा, ये आखिरी एक सवाल दिखाना है मुझे आपको, सही। अभी आप प्लीज गौर से देखिएगा। फिर से उसने क्या कहा, द फर्स्ट, थर्ड एंड 13th टर्म्स of an arithmetic progression are also the first, second and third terms respectively of a geometric progression। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हमें नजर आएंगे पास्ट पेपर्स के अंदर, सही है। The first term of each progression is 3, find the common difference and the common ratio, सही। अब उसने एग्जिस्टिंग कोई अननोन नहीं दिया हुआ, यानी अननोन मुझे खुद ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर ताकि मैं उनको फाइंड कर सकूं, सही है। तो मैंने पहले डेटा नोट डाउन किया, पहले मैंने कहा एपी का डेटा लिख लेते हैं। क्या क्या है, टर्म नंबर 1 which is a, term number 2, term number 3 sorry, which is a plus 2d, और term number 13 which is a plus 12d are also the first, second and third terms। तो जीपी की फर्स्ट, सेकंड, सेकंड क्या लिखोगे, ए आर एंड थर्ड। इन टर्म्स की आपस में बात हो रही है, सही है। वो क्या कह रहा है कि जो इन टर्म्स की वैल्यूज हैं वो दोनों की बराबर हैं। आगे वो कहता भी है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन इज 3, तो मैंने कहा यहाँ पे बन जाएगा 3, 3 प्लस 2d, 3 प्लस 12d। इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा 3, 3r, 3r स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब 3 और 3 तो पहली टर्म तो मेरे पास नजर आ रही है, दोनों की वैल्यू बराबर है। अगली टर्म की भी वैल्यू उसने कहा बराबर है, सही है। उसने कहा द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू द सेकंड टर्म ऑफ द जीपी, सही है। थर्ड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक इज इक्वल्स टू द सेकंड टर्म। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 3r होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, सही है। वैल्यू दोनों की बराबर होनी चाहिए, कोई d और r ऐसे लगेंगे इनकी वैल्यू बराबर आएगी। इसी तरह इसकी भी वैल्यू बराबर आएगी। क्या बन गई हमारे पास, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आसान सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी, अगर d की बना लो तो ज़्यादा आसान होगी क्योंकि r पे स्क्वायर लगा हुआ है। वो भी बना लो तो कोई मसला नहीं हो, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा फिर, सही है। तो मैंने यहाँ पे d की सब्स्टिट्यूशन बना ली। तो 3 प्लस 18r माइनस 18, r की दो वैल्यूज आ रही हैं 6 एंड 5 एंड 1 आई थिंक। सही है, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व कर ली। और जरा चेक कर लेना ये सही आ रही है। कौन सी वाली कंसिडर करोगे भाई, 1 या 5? किसी एक में क्या, आर की वैल्यू है ना, तो जीपी में ही लगा सकते हो ना, सही है। अब देखो इलाही 1 से जीपी नहीं बन सकती। ज्योमेट्रिक क्या होती थी, क्या तो ग्रो करना है या डिक्रीज, मतलब हाफ होता जाना है या कुछ होता जाना है। अगर अर्दिल में 3 1 लगाऊंगा तो पहली टर्म भी 3 होगी, अगली टर्म भी 3 होगी, तीसरी टर्म भी 3 होगी, तो वो एक ज्योमेट्रिक नहीं बन रही।
सही है। और वैसे भी याद करो ज्योमेट्रिक में सम के फॉर्मूला के आगे लिखा था r इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसलिए r 1 नहीं होता कभी भी। सही है, उससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनती बेसिकली। तो हमने क्या करना है, r1 को डिस्कार्ड कर देना है। वैसे भी पूछ रहा अगर आप r को 1 को इस्तेमाल करके d भी निकालें ना तो d भी 0 आ जा रहा है। अब d 0 होगा तो अरिथमेटिक भी नहीं बनेगी, ऐड करो 0 सब्ट्रैक्ट करो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सही है, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या बन रही है, 3 टाइम्स 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 6। सही है, क्लियर हो गए अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। सही है, होमवर्क के जिन सवालों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है मैं मार्क करवा देता हूँ। इनफैक्ट रोल कर लो ना आगे, चले आगे। होमवर्क के सवालों में देखो कुछ में जो है वर्कशीट 1 में तो इतना ज़्यादा नहीं है, वर्कशीट 2 में है थोड़े से। सही, ये एक क्लास वर्क में भी सवाल था, होमवर्क में भी है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, करके देखना फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी तो वैसे रिकॉर्डिंग्स हैं, मैंने दोनों वर्कशीट्स जो हैं वो यूट्यूब पे सॉल्व की हुई हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में पहले पूरा क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करो, सही है, नहीं समझ आए तो एक दफ़ा यूट्यूब खोल के देख लेना, और फिर भी नहीं समझ आए तो क्लास में पूछ लेना। यूट्यूब पे किस नाम से है तुम, मेरे ख्याल से इसको स्कैन करोगे तो निकल आएगा, QR कोड है ना हर चैप्टर के स्टार्ट पे, हर चैप्टर के स्टार्ट पे। चैप्टर खोलो, चैप्टर का स्टार्ट कहाँ था, चैप्टर की जहाँ हेडिंग लगी होगी ना उसके नीचे उसका QR कोड होगा, उसकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी चैप्टर की, उसको खोल के देखो। ये वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 1 ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रहा है, छोड़ देना है। सही है, ये 2 हैवी वेट बॉक्सेस वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, करके जरूर देखिएगा। इसका पार्ट भी छोड़ देना है, इसका पार्ट भी 4 का भी 5 का भी, 1 4 का भी 5 का भी 8 पूरा, टेन का भी। सही है, 1 4 भी 5 भी 8 एंड देन 10 भी। ये पार्ट्स छोड़ देना, ट्रिग्नोमेट्री है बाद में कवर करेंगे हम। सही है, कोई सवाल? अब अगली क्लास में जो है वो फिर फंक्शन स्टार्ट करना है हमें, अगला चैप्टर फंक्शंस ही है। सही है, वी विल बी नियरली हाफ वे थ्रू P1 अगले 1-1.5 हफ्ते में। सही है, फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका P1 जो है वो जनवरी 15 तक तो ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 महीने होंगे S1 करने के लिए। सही है, बस होमवर्क करते रहें। मैंने अभी होमवर्क आप लोगों का फॉलो अप नहीं किया है, बट प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.